मैं जिस तरीके से संदीप भैया को देखता हूँ ना, तो मैं भी उनको वही बोलता हूँ, वो अलग है भाई। अपन अलग है। तो ठीक है, अपन ऐसे ही लेते हैं। वो जेंडरलेस है ये संदीप भैया मेरे लिए। इमोशन। मैं हमेशा ऐसे सोचता हूँ कि अगर दादी जी की मूछें होती तो वो दादी जी नहीं होती, वो दादाजी होते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हुआ, जो भी सर्कमस्टांसेस हुए, वो सब दैट वाज मेंट टू बी। कोई ऐसी खतरनाक शरारत तो बताइए जो की हो आपने, तो याद होगी हाँ यार ये। मतलब छोटी मोटी, जैसे सेकंड क्लास में अगर मैं था तो मैंने किसी की कैंची से शर्ट काट दी इस तरीके से, और किसी को ना किसी के कोई सो रहा है उसको ना लाइटर से जला दिया पीछे। ऐसे ऐसी वाली, तो इस तरीके की छोटी मोटी चीजें थी। अच्छा, एक सलमान भाई हैं जिनके साथ भाई लगता है, एक संदीप भैया हैं। तो मतलब भैया बन के कैसा लगा, सबसे पहले ये बताइए, बाकी सब बातें बाद में करेंगे। देखिए, जिस तरीके से प्यार मिला है, जिस तरीके से सम्मान मिला है, तो कुछ भी चलेगा यार। ये तो भैया ही है। कोई भी सुंदर सी लड़की जब आके बोल देती है वो देखो संदीप भैया, तो मतलब क्या फीलिंग होती है? नहीं देखो, मैं जिस तरीके से संदीप भैया को देखता हूँ ना, तो मैं भी उनको वही बोलता हूँ, वो अलग है भाई। अपन अलग है। तो ठीक है, अपन ऐसे ही लेते हैं। लेकिन संदीप भैया ने लाइफ कैसे चेंज कर दी, मतलब की लाइफ चेंज, सबसे पहले तो मेरा ये जी सवाल जी होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हिसाब से जो टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, सो टू से, इट हैज़ बीन संदीप भैया। और इट मतलब, और उस लिहाज से देखा जाए तो कुछ कुछ चिंगारियां होती रही इसके पहले पहले, हाँ, उन सबके बारे में बात हाँ, करेंगे, तो वो चिंगारी, पटाखे, बम। चिंगारे होते होते मेरे हिसाब से ये जो है, ये एटम बम की तरह फूटा। तो ये मैं ये नहीं कहूँगा कि उन चिंगारियों का भी महत्व उतना ही ज़रूरी है। तो वो धीरे धीरे करके, क्योंकि वो चिंगारियाँ शायद पब्लिक के लिए नहीं थी, वो मेरे अपने लिए थी, वो मुझे तैयार कर रही थी। तो वो उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन ये एक ऐसा किरदार रहा कि मतलब इसके बाद सबको लगा कि हमारी जिंदगी में एक संदीप भैया होने चाहिए। तो आपकी अपनी लाइफ के संदीप भैया हैं कोई? हाँ, देखिए मेरे लाइफ में मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर है, बहुत अलग अलग स्टेज में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से रहे हैं। तो जिस तरीके से मेरे फैमिली है, मतलब जब मैं छोटा था, अब मैं हाइंडसाइड में सोचता हूँ ना, जब मैं बचपन में था जिस तरीके से, तो उस वक्त मेरे पिताजी थे, मेरे भैया भैया तो हैं आज भी, तो ये लोग रहे हैं। एंड ऑल्सो मेरी वाइफ एक तरीके से, अब जेंडरलेस है ये संदीप भैया मेरे लिए। संदीप भैया इज एन इमोशन। ये इमोशन संदीप है, भैया इज एन इमोशन। तो वो मेरे लिए वाइफ है मेरी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आपकी लाइफ में होना ज़रूरी है। अब ये चीज़ इस तरीके से जब बाहर आई है, तो एक एहसास भी हुआ है, मुझे भी हुआ है कि ये होना कितना ज़रूरी है किसी के लाइफ में। इस तरीके का एक सपोर्ट, एक एंकर बहुत ज़रूरी है। और कई बार क्या होता है, आपके आसपास होते भी हैं, आप देखते नहीं हो, लेकिन चूंकि आपको ये पता चला है कि हाँ, तो फिर आप आइडेंटिफाई भी करते हो। और मेरे हिसाब से वो जितने भी संदीप भैया हैं ना एक दूसरे के लिए, वो बहुत कमाल है, वो बहुत सेल्फलेस हैं। और वो भाव है, और उस भाव को अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे ना, तो फिर आप जीवन का मज़ा नहीं ले पाओगे। आप उसको मज़ा लेते हुए जिस वक्त जब तक वो है, हो सकता है आगे वो निकल जाए, है ना? आपको नहीं पता चलता कि आपके लाइफ में कब वो किस तरीके से आपका सपोर्ट करके आगे भी बढ़ गया। लेकिन अगर आपको पता रहे सपोर्ट है, और आप उसको उस लिहाज से वो इज्जत दे रहे हैं ना, तो वो उसका मज़ा अलग हो जाएगा। अच्छा, संदीप भैया तक आप पहुंचे कैसे, मतलब स्टार्टिंग आप हैं कहाँ से? मैं तो इंदौर का हूँ। इंदौर के हैं। जी। तो क्या बैकग्राउंड रहा फैमिली में, सब क्या कुछ किया करते थे, और उसके बाद आपने क्या सोचा कि मुझे बनना क्या है, हीरो ही बनना था, यहीं आना था, या कुछ और सपने थे? मतलब मेरे डैड इंजीनियर थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे। वो उन्होंने उस ज़माने में इंजीनियरिंग की थी जब पूरे एमपी में एक इंजीनियरिंग स्कूल होता था। तो वो और उस समय में जब मैं छोटा था, सेकंड थर्ड क्लास में, तो इंजीनियर मतलब ऐसा वाला होता था जैसे जैसे आज की डेट में शायद साइंटिस्ट बोल लो। यू नो उतना रेयर और उतना
रिस्पेक्टेड। खैर अभी भी है बट अब बहुत सारे हो गए हैं तो अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अब इलेक्ट्रिशियन भी इंजीनियर है। मोबाइल रिपेयर करना और मोबाइल इंजीनियर है वो। आजकल पैथोलॉजिस्ट वो भी हाँ वो डॉक्टर बोलता है। तो इंजीनियर उस वक्त आप सही कह रहे हैं कि एक लेवल था। तो मेरी ज़्यादातर लाइफ हॉस्टल में रही है। मैं क्लास 3rd से 12th तक हॉस्टल में रहा हूँ। तो इंदौर में ही? नहीं, मैं मसूरी में था पहले 4 साल, 3rd से 6th, और 7th to 12th में इंदौर में था। तो 3rd क्लास में वो स्लैम बुक भरा करते थे कि उसमें एम्बिशन लिखना होता था। तब मुझे लगा कि हाँ एम्बिशन तो होना चाहिए। तो मैं मतलब वही, जैसे कि मैंने कहा, उस ज़माने में आपके संदीप भैया आपके डैडी होते हैं, मतलब ना भी हो मुझे नहीं पता, मेरे लिए थे। तो मेरे लिए था कि इंजीनियर और ये करना ज़रूरी है, तो मेरा वो था। लेकिन जब 7वीं में मैं इधर आया, अपना इंदौर में आया, तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, चीज़ें देखी। मैं वो फुटबॉल भी खेलता था और पता नहीं ये समझ कहाँ से आई, कैसे आई, पर मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए अपने को ना, अपना आगे जाके क्या करेंगे ये सोचना चाहिए। मैं फ़िल्मों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, बहुत ज़्यादा। 7th में। और मतलब कोई भी फ़िल्म हो, किसी भी तरीके की फ़िल्म हो, थिएटर में ही जाके देखना अच्छा लगता था, वो कैसी भी हो। तो अभी तो साल बैंडविड्थ ऐसा ख़राब हो गया है कि आप नहीं देख पाते हो, बट खैर उस टाइम पे इतनी ज़्यादा इनोसेंस थी, इतना ज़्यादा प्रेम था, इतना ज़्यादा लगाव था कि कोई भी फ़िल्म हो मज़ा आता था। मतलब वो पर्दे का जो एक्सपीरियंस होता था ना, मैं उससे मेस्मराइज़ हो जाता था। तो प्रॉब्ली वो चीज़ ओवर पावर कर गई मुझे, और मुझे लगा कि यही करना है। और फिर मैं वो स्क्रीन पे जो देखता था, मुझे लगता था ये जादू जो क्रिएट हो रहा है ना, कुछ करना है लाइफ में। तो तब जाके सोचा कि इस दिशा में मुझे काम करना है। तो आई वॉज़ वेरी क्लियर कि अगर इस दिशा में करना है तो इसकी पूरी तैयारी करनी है, ट्रेनिंग करनी है, ऐसे ही नहीं होगा। लेकिन मुझे लगा इंजीनियरिंग भी कर ही सकते हैं, इंजीनियरिंग करके अपन इसमें आ सकते हैं। तो उस तरीके से सोचा, पर इंजीनियरिंग करी और उसके बाद मेरे को एफटीआई का पता चला कि उसने वापस एक्टिंग का कोर्स चालू किया। और मेरे लिए सबसे कमाल की चीज़ ये थी कि मेरे घर वालों का बहुत बहुत सपोर्ट था, बहुत सॉलिड सपोर्ट था। क्योंकि ये कहानी मतलब मैंने बोली हुई है, बट ये मुझे बाद में पता चला कि मेरे पिताजी को भी एक्टर बनना था। ओह! ये मुझे बाद में पता चला। उन्होंने उन्होंने क्या किया, उनको था कि उनके बच्चे जो वो नहीं कर पाए वो करें। वो करें, मेरे सपने जिए। मेरे जिए। लेकिन मेरा जो बड़ा भाई था, उन्होंने उस पे कोशिश की। पहले उसको इंजीनियर बनाने की कोशिश की, तो भैया का बिज़नेस में माइंड है, उनका नहीं चलता। तो वो बिज़नेस में चले गए। फिर उन्होंने कहा चल तू एक्टिंग कर। उसमें भी इंटरेस्ट कम था उनको, तो वो भी रह गया। तो मैं सोचता था कि ये भैया क्या कर रहे हैं, मॉडलिंग इस तरीके की। बट उस वक़्त समझ नहीं थी। और मेरे अंदर था, मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया। फिर मैंने 12वीं जब मैं 12वीं ख़त्म की, कॉलेज जब मैं कर रहा था, तब मैंने बताया। तो उन्होंने फुल सपोर्ट किया। फिर धीरे-धीरे, ऐसा उन्होंने बताया नहीं शुरू में, पर बाद में पता चला कि इवेंचुअली ही आल्सो वांटेड टू बी इनटू एक्टिंग की फील्ड में। एफटीआई उन्होंने अप्लाई भी किया था, बट चूँकि ही वाज़ द ओनली सो टू से अर्निंग मेंबर इन द फैमिली, सो ही कुडन्ट लीव दैट। क्योंकि वहाँ जाके फिर सीखना और फिर 2 साल और, तो वो सारी चीज़ें, थोड़ी आर्थिक स्थिति वाला प्रॉब्लम था। तो फिर ये हुआ, तो वो बहुत खुश हुए। इंजीनियरिंग की मैंने और ये किया। तो मैंने कंप्यूटर साइंस में की थी जी। और फिर एफटीआई में हो गया। भगवान की वो किस्मत थी, जो भी कह लें, तो वो हो गया। तो वो एक्सपीरियंस बहुत अलग था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे ये मेरी अपनी लाइफ बनानी है, अगर इस फील्ड में मुझे आना है और एक्टिंग करनी है, आजीवन करनी है, तो ऐसे ही नहीं, मैं मुँह उठा के नहीं चला जाऊँगा। ये ऐसी मेरी सोच थी। सीखना है। सीखना है और इस तरीके से इस फील्ड में रवानगी लानी है कि मतलब ये आपका सेकंड नेचर हो जाना चाहिए। ये ऐसे थॉट थी मुझे तब। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ आज भी, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और बेहतर तरीके से जो भी मैं काम कर सकूँ, जो रोल मिले उसको कितना और बेहतर कर सकता हूँ, कितना गेट इनटू द स्किन ऑफ दैट कैरेक्टर, और किस तरीके से उसको इंटरेस्टिंग बना के और मज़े करें उन चीज़ों से। तो यही मेरी तमन्ना है बस। तो एफटीआई से जब आपने कोर्स कर लिया, उसके बाद कोर्स तो बहुत से लोग करते हैं, मतलब हीरो भी बहुत से लोगों को बनना होता है, बट इंडस्ट्री इज़ नॉट ईजी। तो स्ट्रगल कैसा रहा? सबसे पहला प्रोजेक्ट जो मिला, कितने पापड़ बेलने के बाद मिला? मेरा बहुत ही अलग ग्राफ रहा है। मेरा मतलब ऐसा रहा है कि
जब मैं FTI में पढ़ रहा था तो कुछ 8 महीने के अंदर मुझे एक फिल्म मिल गई। नहीं नहीं, शापित तो मैंने बाद में आके करी है। ये मिली थी साइकिल किक। ओके, हाँ, साइकिल किक भी थी। Yes, that was my first film which I shot in 2006 while I was studying in FTI. और वो बहुत मतलब किस्मत अच्छी थी, मेरे टीचर्स ने सपोर्ट किया, बोला बेटा कर लो, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे तो आता ही नहीं, मैं क्या जाके करूँ, अभी तो सीख रहा हूँ, अभी तो शुरू ही हुआ है। पर उन्होंने कहा बेटा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो मैंने अपने जो भी 6-8 महीनों में अपने बैचमेट्स, अपने सीनियर्स, सब हर किसी से सीख साख के जो भी समझ पड़ी तो उसमें वो किया। बट दैट फिल्म वाज रियली रियली इंस्ट्रूमेंटल इन माय लाइफ एज एन यू नो which taught me so many things. It changed my dimension, changed my perspective towards acting. तो वो मेरे लिए बहुत उस तरीके से, उस लिहाज से बहुत इंस्ट्रूमेंटल थी। खैर वो रिलीज़ नहीं हुई 5 साल तक, और फिर मैंने और फिल्में की कोई रिलीज़ नहीं हुई। 6-8 फिल्में करी, कोई रिलीज़ ही नहीं हुई। कोई रिलीज़ नहीं हुई। वजह मतलब वजह ये थी कि एक दौर था 2011-12 के आसपास, जब अचानक से कुछ इस तरीके से चीज़ें होने लगी कि जो फिल्म की पब्लिसिटी करनी होती है, उसमें रिलीज़ की जो पब्लिसिटी है उसमें फिल्म की बजट से भी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत। तो वो मतलब जब तक फिर थोड़ा सा एक नोन फेस ना हो उसमें फिर लोग इन्वेस्ट नहीं करते थे, वो करे बिना रिलीज़ नहीं करते थे। तो उस वजह से वो सारी फिल्में अटक गई। एक थी जो बैलेड ऑफ रुस्तम नाम की फिल्म, जो ऑस्कर्स में उसकी शॉर्टलिस्ट हुई जिसमें थी। रुस्तम का कैरेक्टर आपका। जी 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 जी, एक वो थी। तो इस तरीके की भी कुछ कुछ फिल्में थी अलग अलग तरीके की जो मिलती थी। उस वक्त मैं बड़ा वो रहता था कि भाई रिलीज होगी फिल्म, वही बताओ तो मैं करूं, क्योंकि आप मेहनत करते हो और आप नहीं चाहते हो कि कोई ना देखे उसे। तो ये हुआ, तो फिर उसके बाद जब सब कुछ आया ही नहीं, फिर जाके लगा कि भाई मतलब, और उसके भी 6-8, उसके भी 10 साल लग गए। मतलब कुल मिला के करीब 15-16 साल कि जो भी कह लो आप, स्ट्रगल रहा, या बेसिकली स्ट्रगल कह लो। हाँ। मैं तो उसे एज अ स्टेपिंग स्टोन देखता हूँ कि उसने मुझे तैयार किया, उसने मुझे हर हर साल कुछ नई चीज़ दी और मैं सीखा, और वो परसीवरेंस रहा, वो जो उसमें आप रहते हो ना, वो जो आपको सिखा देती है आपको पता भी नहीं चलता, वो फिर निकलती है संदीप भैया में, समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो वो मुझे नहीं पता थी, शायद आज अगर हम इस लिहाज से देखें तो हम कह सकते हैं शायद मैं उस रोल के लिए तैयार हो रहा था। तो मैं मतलब अच्छी चीज़ ये है कि मेरे लाइफ में पॉजिटिविटी मेरी मम्मी से आ जाती है और हार्ड वर्क डेडिकेशन मेरे डैड से आता है, तो वो मुझे खैरात में मिला। तो मैं हर चीज़ पॉजिटिवली और ऑप्टिमिस्टिकली देखता था कि अगर आज चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है तो शायद मैं ही कहीं कम हूँ, मुझे ही कुछ चेंज करना है, रादर देन मैं हालात या दूसरे लोगों को दोषी ठहराऊँ। ठीक है, हमको बेहतर होना है, हमको इम्प्रूव होना है, तो मैं उसी तरीके से। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान था, फ्रस्ट्रेशन सब चीज़ों से गुजरा हूँ। और फिर वहीं पे जाके आपके जो आसपास लोग होते हैं, आपकी फैमिली होती है, वो संभालते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद हर किसी का वक्त तो आता ही है, लेकिन उस वक्त का वो आदमी कितना तैयार है, वो हमारी लड़ाई है। तो उस वक्त तक तैयार रहो या अपनी सैनिटी मेंटेन रख लो, यही बेसिक चीज़ें कर लो ना, वही अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। ये सारी जो फिल्में थी इनमें आपका लीड रोल ही था, या जो पहले रिलीज नहीं हुई उनमें था, सब में लीड रोल था? और उसके लिए आपको पैसे वैसे सब मिले थे? हाँ हाँ, आपको मिल गए थे? मतलब मिल गए थे, जो रिलीज पे मिलने थे वो रिलीज नहीं हुई तो नहीं मिली। अच्छा, कुछ ऐसा भी था कि रिलीज होगी तो देंगे? हाँ, मतलब वो नहीं, एक आपका होता है एक परसेंटेज रिलीज पे मिलता है, एक परसेंटेज डबिंग पे मिलता है, तो वो नहीं हुई तो नहीं मिला। हाँ, एक आधी फिल्म थी जिनमें वो रिलीज भी नहीं हुई, वो मिला भी नहीं, वो एक आधी खैर पार्ट एंड तो पार्सल पहला में। प्रोजेक्ट कौन सा था जो रिलीज हुआ, जो पहली बार स्क्रीन पे आ पाए? पहला प्रोजेक्ट साइकिल किक ही था मेरे ख्याल से, 2011 में जो रिलीज हुआ, वो जो शूट 2006 में हुआ था। बट वो भी हम लोग को भाई साहब हमको कहीं एक फेस्टिवल में ले गए थे, सूरत में, शायद सूरत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कुछ ऐसा प्रीमियर हुआ था इसका। तो वो गए थे, उसमें हमने देखा था, मैं अपने भाई के साथ गया था, उनको लेके गया था साथ में। सो दैट वाज अ वेरी वेरी स्पेशल फीलिंग। तो दैट वाज द टाइम, फर्स्ट टाइम एक बड़े पर्दे पे खुद को देखा।
एस्पिरेंट्स कैसे मिला फिर, क्योंकि आपने कोई ऐसा कह सकते हैं कि कोई बड़ा रिनोल्ड काम नहीं किया था अभी तक, 14-15 साल तक चल रहा था, रिलीज नहीं हुई ये वो, बट टीवीएफ एस्पिरेंट्स जो था वो आया कैसे, टीवीएफ वालों को ने ढूंढा कैसे आपको? तो हुआ ये कि टीवीएफ में हालांकि अरुणाब जो हैं उनको मैं बहुत पहले से जानता था, लेकिन अब वो भी 50 चीज़ें करते हैं, वो इतनी सारी चीज़ें करते हैं, कई बार नहीं याद रहता, पर हम लोग हमेशा टच में रहते थे। पर हम लोग टच में रहे, कोशिश भी की, शायद उन्होंने अपनी तरफ से कुछ चीज़ें वर्कआउट हुई, नहीं हुई, तो वो चलता रहा, अपना एक प्रोसेस चलता रहा। लेकिन उसके पहले मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे, जैसे एक भौकाल करके आया था, और फैमिली मैन 1 भी शायद मैंने तब तक कर लिया था। बट जो डायरेक्टर हैं हमारे अपूर्व सिंह करकी, उन्होंने शायद भौकाल देखा था, और वहाँ से उनको कुछ लगा था कि शायद ये है, मतलब वो उनका वो रोल में मेरा परफॉर्मेंस देखना और फिर इस रोल के लिए सोचना, वो काबिले तारीफ़ है मेरे हिसाब से। तो फिर वो ऑडिशन वगैरह मैंने दिया था। तो फिर वो जब ऑडिशन दिया था तो उसमें वो लोग काफ़ी क्लियर थे, जो हमारे राइटर थे दीपेश एंड ऑफ कोर्स अरुणाब, और सबकी सहमति थी जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ, तो वो सबने मिलके शायद डिसाइड किया, और फाइनली, और एस्पिरेंट्स में हालांकि रोल जिस तरीके से था, बहुत अच्छा रोल है संदीप भैया का, बट ही वाज नॉट द प्राइमरी रोल, ही इज़ लाइक अ चौथी कड़ी कह सकते हो। 3 जो थे एस्पिरेंट्स हमारे, उनके साथ ये चौथी कड़ी के लिहाज से था, जो कि मुझे अच्छा लगता था। और मुझे ये पता था कि मुझे टीवीएफ के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम और उनके कंटेंट को लेकर बहुत प्यार था। तो मुझे था कि टीवीएफ का है तो ये कुछ अलग होगा, अलग तो होगा, TVF ने इमेज अच्छा अपनी बनेगा। ऐसी बनाई। हाँ, हाँ, तो वो मैं बहुत खुश था। अरुणाब और हम लोग भी फाइनली खुश हुए कि फाइनली कोलैबोरेट कर पाए, 10 साल से हम लोग बातें करते थे। सो वो फिर इस तरीके से निकला, एंड दैट बिकेम रियली रियली स्पेशल। नहीं, बट भले ही वो चौथी कड़ी थी, बट इट गॉट एज पॉपुलर एज या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मतलब दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ये कमाल चीज है मेकिंग की, कि ऑन पेपर वो ना भी हो, बट वो इक्वल ही सबके हिसाब से निकल के भी आया, और लोगों ने इक्वली प्यार भी दिया। तो मेरे को कोई कंप्लेन नहीं है, मैं तो मतलब एक अच्छे वे में ही कह रहा हूँ कि ये जो मेकिंग का जो कमाल है, कि आपके ये टीवीएफ की भी खासियत है कि जो राइटर्स जो रहते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से राइटर्स जो है वो रूट्स होती हैं, वहाँ से पनपती है चीज़, और फिर जो है उसको रूट्स को आपका प्रोड्यूसर वो देता है और डायरेक्टर उसको साध के बनाता है। तो ये उनकी कितनी बड़ी खासियत है कि उन्होंने सारे कैरेक्टर्स इस तरीके से उभर के निकले। तो ये एक मेकिंग की खूबी है। तो किस तरह से फिर एस्पिरेंट्स के बाद लाइफ चेंज हुई प्रोफेशनली खास तौर पे? हाँ, मतलब प्रोफेशनली, मतलब बहुत नामी ग्रामी लोगों ने मतलब इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज किया। आई वाज वेरी वेरी हैप्पी, एंड बहुत लोग, बहुत जानकार पुराने, एंड सबसे कमाल चीज़ थी जो हमारे डायरेक्टर हैं रोहित धवन साहब, उन्होंने मतलब ही वाज द प्रॉब्ली द फर्स्ट वन हु ऑफर्ड मी समथिंग, एंड मैंने उनको हाथ जोड़ के कहा सर थैंक यू सो मच, एंड बहुत अच्छा रोल उन्होंने मुझे शहज़ादा नाम की फ़िल्म में दिया है। सो एंड वो जो प्यार, इज़्ज़त और वो जो लव था, सो दैट वाज रियली रियली म्यूचुअल। वो बहुत कमाल के बंदे हैं। तो वो एक वहाँ से एक जो शुरुआत हुई, और शायद रिस्पेक्ट मेरे ख्याल से सब लोग करते ही थे, काफ़ी लोग जानते भी थे कास्टिंग वगैरह में भी, और काफ़ी लोग खुश भी हुए थे मेरे आसपास कास्टिंग वाले हैं, और जो भी मेरे कंटेम्प्रेरीज हैं, कि भाई उनको वो भी देखते थे, लगे रहते थे, हम लोग देखते थे, तो उनको भी फाइनली अच्छा लगा कि भाई कि चलो एक यू नो एक लेवल अप हुआ लाइफ में। और हाँ, थोड़ा सा और सीरियसली लोग लेने लगे, और अच्छे रोल्स के लिए कंसिडर होने लगे, और एक जो आपको इज्जत एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर चाहिए होती है, वो मिली। तो ये सब लोगों का प्यार है, सो उसकी वजह से हुआ है। फीस बढ़ाई आपने उसके बाद? अब आर्थिक स्थिति ठीक ना दे तो फीस तो बढ़ानी पड़ेगी ना। नहीं, क्योंकि मेन बात है कि वो तारीफ वारीफ तो सब ठीक है, कि वो प्रोड्यूसर साहब तारीफ कर रहे हैं, मतलब काम दे रहे हो नहीं दे रहे हो। हाँ, नहीं मतलब दे देते हैं अपने हिसाब से ठीक ठाक, बेटर देन बिफोर डेफिनेटली। तो कोविड भी उसी दौरान रहा,
तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि जो एक सक्सेस मिली वो एक सेटबैक भी हुआ, मतलब कोविड की वजह से, कि अगर कोविड ना आता तो ज़्यादा आपको उस वक्त काम मिलता या ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती? देखो, मैं ऐसे कभी नहीं सोचता। मैं हमेशा ऐसे सोचता हूँ कि अगर दादी जी की मूछें होती तो वो दादी जी नहीं होती, वो दादाजी होते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हुआ, जो भी सर्कमस्टांसेस हुए, वो सब दैट वाज मेंट टू बी। और दुख सिर्फ इस बात का था कि कोविड हुआ और जो इतनी पैंडेमिक फैला बुरी तरीके से, बीमारियां फैली, पीपल लॉस्ट देयर लव्ड वंस, ये सब एक बुरी चीज़ थी। बट बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप देखें, इसके पॉजिटिव साइड देखें, तो लोग काफ़ी ओटीटी और घर पे अपने मोबाइल पे बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करने लगे और उनकी एपेटाइट बहुत बढ़ गई। अब अगर उनकी एपेटाइट नहीं बढ़ेगी तो हमें कौन देखेगा? तो वो एक उस तरीके से वो काफ़ी अच्छा भी रहा हमारे लिए। और ऑडियंस ये भी देखने लगे कि अच्छा और अच्छा कंटेंट, उनको ऑप्शंस मिले बहुत सारे, तो वो चूज़ करने लगे, तो वो अच्छा था। मेरे हिसाब से हाँ, हम लोग बाहर आ नहीं पाए, लोगों से मिल नहीं पाए, वो सारी चीज़ें थी, बट अपने प्लसेस और माइनसेस थे। बट मेरे हिसाब से जो था सब बढ़िया था, ठीक था। मैं खुश हूँ। आपको लगता है ओटीटी ने कहीं ना कहीं बहुत सारे आपके जैसे एक्टर्स जो अच्छा काम कर सकते हैं, कर रहे हैं, जिन्हें शायद मौके उस हिसाब से नहीं मिले थे या मौके मिले भी तो वो पहचान नहीं मिली, ओटीटी ने उन्हें कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो घर घर तक पहुंच सर, ओटीटी ने ना सिर्फ नए टैलेंट को बाहर लाया है, बिसाइड्स पूरी फ्रेटर्निटी के बून रहा है, फ्रॉम डायरेक्टर्स to art directors to cameraman to everybody, all the technicians and actors and new people। ना सिर्फ उन्हें चांस दिया है, बल्कि जो भुला चुके हैं जिन लोगों को, उनको भी बहुत मौके दे रहा है ये ओटीटी। जो पुराने एक्टर्स थे, जो शायद काम करना चाहते थे, जो पुरानी एक्ट्रेसेस थी जिनको उस तरीके के रोल्स नहीं मिलते थे, आज मिल रहे हैं। आज उनकी मंशाएं भी पूरी हो रही हैं। आज जिस तरीके से इक्वालिटी चल रही है, फीमेल रोल्स भी उतने ही कमाल निकल के आ रहे हैं जितने मेल हैं। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है। इट्स एन एवोल्यूशन एंड इट्स अ रेवोल्यूशन, सो टू से। अच्छा, थोड़ा सा पीछे अगर चलें, अबाउट योर चाइल्डहुड, किस तरह का बचपन रहा आपका? किस तरह के बच्चे थे आप? शरारती, पढ़ाकू, स्कूल में कांड करने वाले? मतलब आप मानेंगे नहीं, मैं तो खतरनाक शरारती तो था ही, लेकिन पढ़ाकू भी था। और मैं तो खेलता भी था, अपने फुटबॉल ये सारी चीज़ें भी करता था, बहुत मस्तियाँ भी करता था। मतलब मैं एक बार 8वीं में प्रीफेक्ट बनने वाला था। मैंने किसी के मतलब कुछ तो ऐसी हरकत की थी जो मैं बोल नहीं सकता, तो उस वजह से मुझे प्रीफेक्ट नहीं बनाया उन्होंने। और जबकि मैं सब चीज़ में बहुत बढ़िया था, और हॉस्टल में रहते थे हम लोग, मस्तियाँ करते थे। तो वो चीज़ें, वो हमेशा से एक जो कीड़ा होता है ना, वो हमेशा से रहा है। वो खैर अभी भी है, छोटा छोटा। खतरनाक शरारती तो कोई ऐसी खतरनाक शरारत तो बताइए जो की हो आपने, तो याद होगी, हाँ यार ये। मतलब छोटी मोटी, जैसे सेकंड क्लास में अगर मैं था तो मैंने किसी की कैंची से शर्ट काट दी इस तरीके से, और किसी को ना किसी के कोई सो रहा है, उसके ना लाइटर से जला दिया पीछे। ऐसी वाली, तो इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ें थी। बट ये सब बचपने में हुई थी। अभी थोड़ी सी मैच्योर हो, अभी मैच्योर वाली शरारत करते हैं। नहीं, अब संदीप भैया भी बन गया ना, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं वो इमेज जो है वो साथ में रहती है कि ये संदीप भैया ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, शादी कैसे हुई? लव मैरिज थी या? तो मेरी लव मैरिज थी, और जो मेरी बेटर हाफ है वो मेरी बैचमेट भी थी FTI में। ओह, तो हम लोग शी इज आल्सो एन एक्टर? शी इज आल्सो एन एक्टर। सो हम लोग एक दूसरे को तकरीबन 16-17 साल से जानते हैं। एंड या वी हैव बीन मैरिड फॉर 7 years नाउ। घर वाले मान गए आराम से? हाँ, मैं तो कर ही नहीं रहा था ना शादी। अच्छा, ऐसा क्यों? वो पहले था कि नहीं करनी है, फिर धीरे धीरे वही बात है ना, समझ आती है लाइफ में। तो प्रेशर नहीं आ रहा है इनकी तरफ से कि भाई क्या मतलब
टहलाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, शादी नहीं कर रहे हो? नहीं, वो लोग भी काफ़ी लाइक हर फादर इज ऑल्सो थिएटर आर्टिस्ट एंड ही इज अ रिनाउंड पर्सन इन गुजरात, अहमदाबाद। तो वो लोग काफ़ी इवॉल्व्ड और उस तरीके के थे। एंड आजकल तो काफ़ी मतलब वैसा हो गया ना कि भाई ठीक है, जो मर्जी है उस हिसाब से चलो, कोई फोर्स नहीं है। हम ही लोग को डिसाइड करना था बस। तो वो जिस पॉइंट पे हुआ तो फिर हो गया। तो अभी आगे कहाँ कहाँ हम आपको देखने वाले हैं, क्या कुछ प्लान्स हैं ओटीटी फिल्मों तो के? अभी मेरी हाल ही में एक फिल्म आने वाली है 11 नवंबर को, जिसका नाम है थाई मसाज, जिसमें गजराज राव, दिवेंदु और इम्तियाज़ अली ने प्रोड्यूस की है फिल्म, और मंगेश हदवाले जी ने डायरेक्ट की है। वो है। देन फेब में आएगी एक फिल्म शहज़ादा, जो मैंने बताया, रोहित धवन जी की है, जिसमें कार्तिक आर्यन और कृति सेनन वगैरह। और एक YRF का शो है, फर्स्ट शो है YRF का OTT पे, विच इज़ कॉल्ड अ रेलवे मैन। सो वो है। और एक सीरीज और एक फिल्म है। ग्रेट, मतलब आई थिंक थिंग्स आर गोइंग ग्रेट। यस। तो ये थाई मसाज के लिए थाईलैंड गए थे? मैं नहीं गया था। अरे मतलब यही अफसोस रह गया होगा इस फिल्म को करने का। नहीं मतलब वो कहानी जो थी, जिस तरीके से, हाँ, मैं समझ गया कि आपके किरदार को जो है वहाँ जाना नहीं पड़ता। मेरे किरदार को वैसे गए हैं कभी? जाने की जरूरत नहीं वैसे पड़ी। गए कभी थाईलैंड? हाँ, मैं जा चुका हूँ। अच्छा, जा चुके हैं। फिर थाईलैंड आगे जा तो चुका कुछ था। पूछने की जरूरत नहीं, मेरा स्टॉप ओवर था एक्चुअली, थाईलैंड गया नहीं था। अच्छा, हम लोग मलेशिया जा रहे थे। हाँ। तो वहाँ पे स्टॉप ओवर था 2 दिन का, उस तरीके से कुछ। वैसे जो थाईलैड जाता है यही बोल के जाता है मलेशिया जा रहा है। नहीं, मैंने नहीं करा था। मैं भैया के साथ गया था मैं, तो मुझे पता नहीं था। उन्होंने कहा तो चल, चलते हैं हम लोग, तो वैसे करके हुआ था। वो अनप्लान ट्रिप थी, मुझे भी आइडिया नहीं था। तो थाई मसाज जो है वो देखने के बाद लोग थाईलैंड की ट्रिप्स बनाने वाले हैं ये तो पता नहीं या है। डर जाएंगे? ये तो मुझे थाई मसाज मुझे ऐसा लगता है कि it does not focuses more on Thailand, Okay. but it definitely focuses on a human emotion. ये थाई मसाज जिस तरीके से दिख रही है, ये सब मिथ्या है। लेकिन इसकी जो गहराई है वो आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगी कि उसमें एक जो भाव है, जो इमोशन है, वो बहुत बड़ा है उसमें। तो it is not just about Thailand. तो गजराज राव हैं, आप हैं, तो मतलब फिल्म देखनी तो बनती है। तो मेरे Please, सब please फेवरेट्स जो हैं वो उस फिल्म में हैं, तो आई डेफिनेटली वॉच। एंड आगे भी जितने प्रोजेक्ट्स आपने बताए मुझे बड़े एक्साइटिंग, और ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ संदीप भैया का जादू जो है वैसा वाला। हालांकि आई विश मोर कैरेक्टर्स लाइक दिस, क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि जब एक कैरेक्टर आपका बहुत पॉपुलर हो जाता है ना, तो फिर वो कहीं ना कहीं उस ब्रैकेट में आप फंस सकते हैं। आई होप ऐसा आपके साथ ना हो। जो लाइनअप है दैट इज वेरी एक्साइटिंग। यस, आई एम वेरी थैंकफुल। अलग अलग तरीके के रोल हैं और अलग अलग मतलब कैरेक्टर्स हैं, बहुत ही एक दूसरे से अलग हैं। वो बहुत कमाल की चीज़ है, क्योंकि आजकल बहुत आसान हो जाता है, सेम चीज़ करके आदमी ट्रैप में फंस जाता है। बट आई होप ट्राइंग बेटर, हर किरदार को अलग दिखे, अलग तरीके से बाहर आए, तो वो कोशिश कर रहे हैं। लेट्स होप इट रीचेस आउट एंड is received well. थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू। पूरी आपकी जर्नी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, और आई थिंक जितने भी संदीप भैया फैंस हैं और आपके फैंस हैं, दे लव इट। थैंक यू सो मच। फिर बात करते हैं आपके बाकी सारे प्रोजेक्ट्स के आने के बाद। Yes, विल हैव लॉट मोर मसाला टू टॉक अबाउट। Definitely. Thank you so much. Thank you for your time.